हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, डेली सीए स्टूडियो के नाम पे हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जहां पे डेली करंट अफेयर्स का लाइव सेशन आपके साथ हम लोग साझा करते हैं रोज सुबह 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। और संडे को रात को 9 बजे हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का वीडियो आपके सामने आएगा। और इस वीडियो से आप जो भी वीक में करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए उसको रिवाइज कर सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू। तो ये पहला वीक है जुलाई का, जिसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो नोट्स हमें आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे दिखेंगे। उसकी जानकारी मैं अभी जब एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं उस टाइम पे आपको साझा कर दूंगा। तो शुरू करते हैं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए। तो ये रहा हमारा सेशन के एमसीक्यूज का लिस्ट। सो विल स्टार्ट विद दैट नाउ। who has been appointed as the new chairman and managing director of the Hindustan Copper Limited। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी कंपनी में अगर किसी को चेंज करना होगा या किसी नई अपॉइंटमेंट्स की बात करनी होगी या किसी भी नए चेंजेस की बात करनी होगी, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसको पीएम साहब लीड करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अनुपम मिश्रा साहब की बात करेंगे, जिनको रिसेंटली अपॉइंट करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। ध्यान रखिएगा, संजू कुमार सिंह साहब को इन्होंने यहां पे रिप्लेस किया है। When it comes to बैंकिंग एग्जाम, when it comes to इंश्योरेंस एग्जाम्स या फिर आरबीआई ग्रेड बी जैसे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स की बात करें, तो अपॉइंटमेंट्स को लेके थोड़े सवाल कम आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना जरूरी है। नाउ ये एक और अपॉइंटमेंट है जहां पे 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। विक्रम मिस्री साहब की बात करेंगे। सो फॉरेन सेक्रेटरी है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये काम करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये जो इनका अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी। तो कोई भी अपॉइंटमेंट हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन, उनकी सिग्नेचर, उनका स्टैम्प जरूरी होता है। बट अगर आपका इंस्टीट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो फिर यहां पे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहां पे भी आपका आंसर ई बनता है। बट ही इज अ फॉरेन सेक्रेटरी, सो ऑब्वियसली इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जयशंकर साहब के मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करेंगे। तो 2027 तक का इनको एक्सटेंशन दिया गया विक्रम मिस्री साहब को। आगे बढ़ते, एक और अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। Who's been appointed as एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2026। सो किसको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे। यहां पे डेप्यूटी गवर्नर या गवर्नर की बात नहीं हो रही है, तो यहां पे किसे अपॉइंट किया गया, तो जी आंसर ऑफ दिस इज रविशंकर साहब की बात करते हैं। उनको अपॉइंट किया गया 1 जुलाई से एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ आरबीआई, ये काम करेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहां पे या इस डिपार्टमेंट के लिए ये वर्क करने वाले हैं। आगे बढ़ते, ये सबसे फेमस सा न्यूज है, सभी को पता है। टू एंश्योर दैट नो वर्कर रिसीव्स वेजेस बिलो प्रिस्क्राइब मिनिमम, व्हाट इज द इंटरिम बेस वेज रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस अंडर वीबी जी राम जी। जी राम जी जो नरेगा को रिप्लेस करते हुए बनाया गया, इस वीबी जी राम जी के अंदर मिनिमम वेज कितना प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम पैसा कितना प्रोवाइड किया जाएगा, ये सवाल आपके सामने है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 300 रुपीज। मैंने डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में इसका स्टेट वाइज पूरा डेटा भी आपको दिखाया था। द स्टेट लाइक सिक्किम और द गोवा जैसे जगहों पे मोर देन 400 मिनिमम पर डे यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पे 300 रुपए ऑन एन एवरेज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सारे स्टेट्स में अलग अलग प्राइजेस या अलग अलग रुपीज हो सकती है। रीजन सिंपली है बिकॉज इट्स स्टेट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, तो यहां पे स्टेट का रोल काफी ज्यादा होगा। पर एक लोअर लिमिट हम डिसाइड कर सकते हैं जो यहां पे मेंशन की गई है। ओके, तो याद रखना, नरेगा को रिप्लेस करते हुए हमने वीबी जी राम जी से इंप्लीमेंट किया है। आगे बढ़ते, इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर जून। हर हर मंथ के शुरुआत में लास्ट मंथ में कितना जीएसटी कलेक्शन आया था उसका डेटा शेयर किया जाता है। तो उसी की बात यहां पे की जा रही है कि हाउ मच वाज द जीएसटी कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून, ये बात यहां पे है। सो अगर हम आंसर की बात करें तो 1.95 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, 13.9% की ग्रोथ हुई है। अब एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट मंथ और इस मंथ में एक बात है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स का ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है, बट जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स है उसकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ये सिनारियो रहेगा। बाय द वे, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और जहां से आपको सारे करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे, याद रखेगा। What was the total value of unified payment interface transactions in June 2026 according to NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जून में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का वैल्यू कितना रहा।
यूपीआई ट्रांजैक्शन का भी डेटा जीएसटी की तरह हर मंथ के शुरुआत में आएगा, उसमें वैल्यू और वॉल्यूम दोनों का डेटा इंक्लूड किया जाएगा। सो यूपीआई ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो 28.9 लाख करोड़ की बात करते हैं, 20% एनुअल ग्रोथ देखने को यहां पे मिली है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, बट स्लाइटली लोअर देन द लास्ट मंथ से स्लाइटली लोअर यहां पे दिखेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो 22.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, दिस इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो ये भी एक फैक्टर आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक पेड combined dividend of 9439 crore to the government of India. Which public sector bank paid the highest dividend among the four banks? इन चार बैंकों में सबसे ज्यादा डिविडेंड किस बैंक ने दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। पीएनबी, कैनरा, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक बार तीनों बैंकों का डेटा भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2811 करोड़, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक 2416 करोड़ एंड देन कैनरा बैंक 2397 करोड़। गवर्नमेंट की बैंक्स है, डिविडेंड का मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ वो साझा करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर होल्डर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके साथ ये शेयर किया गया। सो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे हाईएस्ट डिविडेंड इन तीनों बैंक में, जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। आगे बढ़ते, which regulatory body has granted certificate of registration to Prudential HCL Health Insurance to operate in India? Now Prudential is a UK based institution, HCL is a Indian institution, इन दोनों का टाई अप हुआ है और दोनों ने हेल्थ इंश्योरेंस क्रिएट करने की एक अनुमति का सर्टिफिकेट आईआरडीआई के पास रखा, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑब्वियसली इनको परमिशन दे दी कि भाई आप काम कर सकते हो, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए परमिशन आईआरडीए की रिक्वायर्ड रहेगी। प्रूडेंशियल जो यूके बेस्ड कंपनी है, ये 70% स्टेक्स अपने पास रहेंगे, एचसीएल के पास 30% स्टेक्स रहेंगे, ये मेंशन ऑलरेडी किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, which regulatory authority has approved one KYC framework to simplify customer onboarding KYC compliance in GIFT IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गिफ्ट सिटी के अंदर क्रिएट किया गया, वहां पे एक नया कंसेप्ट इन्होंने लाने की बात की है, वन केवाईसी, सिर्फ एक केवाईसी करिए तो गिफ्ट सिटी में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए आपको अलग से केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक केवाईसी के भरोसे सारी चीजें हो जाएगी। अब आईएफएससी के अंदर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो आईएफएससी ही है, इसकी एग्जाम भी आती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो इसी के द्वारा सारा काम किया जाएगा। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए की बात करते हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट। HighVPay has received in principle approval from which regulatory authority to establish PSP subsidiary at the GIFT City? ये सवाल यहां पे है। ऑब्वियसली मैंने कहा गिफ्ट सिटी के अंदर परमिशन हमेशा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की होगी, चाहे गिफ्ट सिटी में बैंक काम करे, चाहे वहां पे हमारी इंश्योरेंस कंपनी काम करे, पेंशन कंपनी काम करे, कोई शेयर मार्केट ओरिएंटेड चीजें रहे, म्यूचुअल फंड्स रहे, सबके लिए आईएफएससीए इज द ओनली रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्हीं की परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, Ravi Agrawal sir has been reappointed as the contract basis as a chairperson of which statutory body responsible for administrating direct taxes in India? Okay. सो ऑब्वियसली सीबीडीटी की बात हो रही है, सीबीडीटी के चेयरमैन के तौर पे इनको एक्सटेंशन दिया गया, इनको रीअपॉइंट किया गया, सो ये एक मेजर फैक्टर है। ये 2026 तक इनका रहेगा, वैसे ऑफिशियली ये रिटायर हो चुके हैं, बट इनको अभी एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिया गया, बिकॉज नए बंदे को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि अभी अभी हमारे देश में इनकम टैक्स का नया एक्ट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ है। नए एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस पर्सन के टाइम पे ये एक्ट बना उसी को अगर कुछ दिन के लिए रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ी चीजें स्मूथ होगी। एक बार वो हो गया फिर नए बंदे को लेके आते, इसलिए उनको बोला कि भाई आप 31 दिसंबर तक एज अ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन के तौर पे रहे, और ये भी डिसीजन अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। Recently, Government of India has appointed Somnath Ghosh as the next High Commissioner of which for the which country? इंडियन हाई कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो मलेशिया की बात करेंगे। हाई कमिश्नर वाले क्वेश्चंस वैसे हम पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे जरूर, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ज्यादा वक्त जाया मत कीजिएगा। Recently, HDFC Bank launched its in-house generative AI platform with which name?
कौन से नाम से इन्होंने अपना एआई जनरेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। अब बैंक्स अगर अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है तो वी शुड नो अबाउट दैट। न्यू की बात करेंगे। राजीव कुमार साहब को अभी एचडीएफसी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। काफी इश्यूज के बाद, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद वो भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था। आगे बढ़ते। हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रांटेड द जीआई टैग? रिसेंटली हिमाचल के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला? अगर आप हिमाचल के सीएम का नाम कमेंट सेक्शन में डाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पे हम बात करें तो टोटल 8 प्रोडक्ट्स है हिमाचल के जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है। उन प्रोडक्ट्स के नाम भी मैंने यहां मेंशन किए, अगर याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये फैक्टर याद रखना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड सेल करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए और एक यूनिक आइडेंटिटी उसकी मेंटेन करने के लिए इंडिया में कॉमर्स मिनिस्ट्री काफी बड़ा रोल प्ले करती है इसे मेंटेन करने के लिए। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ज्ञानोदया शिक्षा रू समृद्धि स्कीम? ये स्कीम एग्जैक्टली कौन सी स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई? ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि नाम की स्कीम है। ऑब्वियसली एजुकेशन इसका मेजर फोकस है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया। सो सीएम मोहन चरण मांझी साहब जो ओडिशा के सीएम है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सो कंप्लीट वेवर ऑफ एडमिशन फीस, reducing financial burden on families and encouraging higher enrollment, ये मेजर फोकस है। सो इक्विटेबल एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, इसी तहत यहां पे शुरुआत की गई है। सो फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, ये फोकस यहां पे मोहन चरण मांझी साहब की गवर्नमेंट का रहा है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। वापस ओडिशा से। Go East initiative to boost industrial investment in Odisha, Eastern India through dedicated investment facility mechanism. The Go East initiative announced by Odisha government stands for Go East. Okay. सो ऑब्वियसली ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करना मेजर फोकस है। हमने एक न्यूज कवर की थी, अगर आपको याद होगा, माइनिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे पूरे देश का एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रिसेंटली ओडिशा को मिलने की बात हुई है। सो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड द स्पेशल टास्क फोर्स, इस नाम से इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई है। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In the presence of Union Home Minister Amit Shah, an agreement for the construction and implementation of the Yamuna water project was signed in New Delhi between which two state government? ये एग्रीमेंट 1990s में साइन हो गया था पर उस टाइम पे राजस्थान पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बिकॉज अगर हम यमुना के पानी की बात करते हैं तो वो पानी पहुंचाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैनाल चाहिए। सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट प्रॉपरली, बट एग्रीमेंट पहले ही साइन हो गया था। अब इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। सो हरियाणा एंड राजस्थान, इन दो स्टेट्स की यहां पे बात होगी। सो ये फैक्टर याद रखेगा, विल बी रियली वेरी क्रूशियल। सो 30-year old इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल डायलॉग इसे रिजॉल्व किया गया है फाइनली। गुजरात पुलिस साइंड एमओयू with which organization to improve public safety, traffic management and urban mobility, इसकी यहां पे बात हो रही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव, जिसको भारत टैक्सी हम लोग कहते हैं। भारत टैक्सी कंसेप्ट वैसे हमारे देश में पहले इंप्लीमेंट हो गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली से की गई, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की गई। अब इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो गुजरात में किया जा रहा है। भारत टैक्सी कोऑपरेटिव बेसिस पे स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which prestigious international award, popularly known as Green Oscar, was recently conferred on Indian conservationist Praveen Sheikh and Barkha Subba? के इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था 6 महिलाओं को मिला, इसमें से 2 इंडिया की है। एक चंबल रीजन में काम करती है और दूसरी सिक्किम रीजन में काम करती है। सो इनको ये अवार्ड मिले हैं, इसको कहते हैं वाइटली अवार्ड। गोल्डमन एनवायरमेंटल प्राइज इज कॉल्ड एज अ ग्रीन नोबेल, इसको ग्रीन नोबेल कहते हैं। ये भी 6 महिलाओं को मिला, उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। और वाइटली अवार्ड जो इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, इसमें 6 में से 2 इंडियन महिलाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, मिशन शक्ति सैट recently launched with the support of several Indian institutions is recognized as the world's first
ऑल गर्ल इंटरनेशनल लूनार मिशन, ये ऑल गर्ल इंटरनेशनल लूनार मिशन है दुनिया का पहला मिशन। शक्ति सैट की बात करेंगे तो नियर अबाउट 12,000 लड़कियां इसमें इन्वॉल्व है। सो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सॉरी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, देन ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पेस किड्स इंडिया एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इन सब की मदद से शक्ति सैट की शुरुआत की गई। 12,000 गर्ल्स फ्रॉम 108 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय रिसेंटली कमीशनड इनटू भारतीय तटरक्षक फ्लीट। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक फ्लीट सॉरी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द वेसल? नॉर्मली इंडियन कोस्ट गार्ड के पास फास्ट पेट्रोल वेसल्स होती है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो इसको भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्रिएट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ जाते हैं। The Indian women's cricket team recently become the first team to qualify for which major international sporting event? किस इवेंट के लिए इंडिया की महिला क्रिकेट टीम क्वालिफाई हुई है? माना कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, काफी हार्ट ब्रेकिंग लॉस रहा, बट एट द सेम टाइम दे क्वालिफाइड फॉर द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स, क्योंकि ओलंपिक में क्रिकेट की वापस एक बार शिरकत हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ये कंट्रीज क्वालिफाई हुई है। अब वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, अलग अलग कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो उसमें से कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट करेगी वो भी डिसाइड किया जाएगा। सो एक कॉन्टिनेंट से एक कंट्री इस तरीके से क्वालिफिकेशन हुए हैं। सो एशिया से इंडिया का क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट तय था और वो हो गया। एसबीआई सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई? 1 जुलाई को हमें सबको पता है एसबीआई का फाउंडेशन डे होता है, जीएसटी का भी फाउंडेशन डे है, वीबी जी राम जी की भी शुरुआत हुई, डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे, और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत इसी दिन पे हमने की थी। सो जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 71st फाउंडेशन डे। डी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखना 1955 में एसबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। आगे के सवाल की तरफ जाते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विद द Sorbonne University, France to launch joint master's program in biological science and joint PhD program? तो किसका टाइप हुआ है? अब अलग अलग कंट्रीज की इंस्टीट्यूशंस भारत में काम करने आ रही है, भारत में काम कर रही है। तो यहां पे आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, इनका टाइप हुआ है फ्रांस की इस इंस्टीट्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 25। Union Cabinet recently approved an additional investment of 30,000 crore in which organization to support the creation of new infrastructure focus funds? इसकी बात हो रही है और आंसर इज नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है। सेबी इसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे रेगुलेट करती है। जापान का भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। 49% इसके शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 30,000 करोड़ का मोर इन्वेस्टमेंट, टोटल 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहां के जो फंडिंग है वो फंडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज की जाएगी। Who assumed the charge of Vice Chief of Air Staff for the Indian Air Force on the 1st of July 2026? That's the question in front of you. हमारे एयरफोर्स के न्यू वाइस हेड कौन बने हैं? सो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित साहब की बात करेंगे, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सिंपल सा है, यूएफओ डे की बात हो रही है, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपके लिए। सो 2 जुलाई को यूएफओ डे ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेशनल एनीसेट डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं? के ये क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। सो आंसर इज अगेन 2 जुलाई को एनीसेट डे को ऑब्जर्व करते हैं। यूरोपियन मेडिटेरियन कंट्रीज इस लीगल ट्रेडिशनल फॉर्म को यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। The Durand Cup will be held from 25th of July to 23rd of August across Kolkata, Ranchi, Imphal, Shillong, Guwahati. With Kolkata serving as the tournament's main hub, which of the following team is going to debutants of the 135th Durand Cup? इंडिया का फुटबॉल का सबसे बड़ा कप इसे माना जाता है, सबसे बड़ा कप इसको मानते हैं हम लोग इंडिया में, और इस ड्यूरैंड कप का मेजर हब हमेशा से कोलकाता ही रहा है। और कौन सी टीम पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है? अब यहां पे पार्टिसिपेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम किया जाएगा बाय द श्रीलंकन आर्म फोर्सेस, और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, डिफेंडर्स एफसी ऑफ द श्रीलंकन आर्म फोर्सेस। सो दैट विल बी रियली वेरी यूनिक थिंग ओवर हियर। ओके,
चलो, एक लास्ट सवाल इस हमारे आज के सेशन का। मैंने अभी कहा था आपको, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव कुमार टू विच पोजीशन। तो अभी हमारी इसको लेके बात हुई थी। सो यहां पे ही इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर एंड द पार्ट टाइम चेयरपर्सन। एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तौर पे काम करेंगे। राजीव कुमार साहब ये हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इनको यहां पे अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन। दोस्तों ये व्हाट्सएप चैनल है मेरे ही नाम पे, डॉक्टर पुष्पक पांडव सर के नाम पे। आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे हमारे करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।